Hello everyone. Let us move on to the third part and finally the last part of the chapter number 2, the address written by Marga Minko for the students of class 11th. And this is your second book, Snapshot. अब तक हमने चैप्टर में ये स्टडी किया था कि राइटर इट मीन्स मार्गा मिनको सेकेंड विजिट करती हैं मिसेस डॉर्लिंग के घर पर। फर्स्ट विजिट उनकी बिल्कुल बेकार जाती है क्योंकि वो उनसे मिलने से मना कर देती हैं मिसेस डॉर्लिंग। और राइटर जो है वो अपना सामान छूना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, उसको महसूस करना चाहती हैं कि वो सामान जो है वो कैसे रखा हुआ है और कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये उनकी सेकेंड विजिट है मिसेस डॉर्लिंग के घर पर। उस एड्रेस पर ये दोबारा आई हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। इस टाइम जब वो आती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो उनकी जो बेटी है मिसेस डॉर्लिंग की, जो कि 15 साल की है, वो दरवाज़ा खोलती हैं और वो उसको कमरे में आने को कहती हैं। लिविंग रूम के अंदर वो जाती हैं। वो थोड़ी डरी हुई हैं राइटर, वो रुक रुक कर जा रही हैं, डरी हुई हैं। वो बता रही हैं कि मैं ऐसे कमरे में थी जिस कमरे को मैं मतलब ऐसे कहा जाए तो मैं नहीं जानती थी। मैं उस कमरे को बिल्कुल नहीं जानती थी, मैं उन सब चीज़ों से अनजान थी, लेकिन जो सामान था वो मेरा था, मैं उन सामान को जानती थी। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू, वो जानती थी कि वो उस कमरे में है जिस कमरे में उनका सामान रखा है। बट आई डिड नॉट नो, लेकिन वो उस घर को नहीं जानती थी, उस कमरे को जानती नहीं थी, क्योंकि वो कमरा उनके लिए अनजान था, अजनबी कमरा था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ओप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। राइटर कह रही हैं कि उस कमरे का जो एटमोसफियर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था मुझको। मैं चाहती थी उन सब चीज़ों को देखना, और मैंने उसमें अपने आप को उसी कमरे के अंदर उन चीज़ों के बीच में अपने आप को फाउंड किया, अपने आप को वहाँ पाया मैंने, जहाँ मेरी मदर की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज। वो कह रही है या तो वो स्ट्रेंज एटमोसफियर मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टलेस वे में वहाँ पर अरेंज की गई थी, या फिर यूँ कह लो कि अगली फर्नीचर था उस कमरे का, इसलिए मुझे वो कमरे का एटमॉस्फेयर अजीब सा लग रहा था। या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ जो कमरा था वो कमरे में से मगी स्मेल आ रही थी। इट मीन्स जो सीलन वाली स्मेल होती है वो आ रही थी, दैट हंग देयर। आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी। वो कह रही है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं डेयर्ड, इसका डर डर कर मैं हिम्मत कर रही थी उस चारों तरफ देखने की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, और इतने में वो जो 15 साल की लड़की है उन्होंने राइटर को एक कुर्सी दी बैठने के लिए। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। राइटर बता रही है कि मैं उस चेयर पर बैठ गई, और जिस चेयर पर मैं बैठी थी वहाँ पर एक टेबल क्लॉथ था, एक टेबल थी जिस पर टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था। वो टेबल क्लॉथ को मैं देखने लग गई, मैंने उसको छुआ। आई रब्ड इट मीन्स मैंने उसको छुआ। मेरी फिंगर्स जो थी वो गर्म हो गई उसको छूने से, उसको रब करने से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और मैं उस टेबल क्लॉथ की जो डिज़ाइन है उसको फॉलो करने लग गई, उसके पैटर्न को देखने लग गई। उसको ये एहसास हो रहा था कि ये जो टेबल क्लॉथ है ये मेरी मदर का दिया हुआ ही टेबल क्लॉथ है, यानी जब वो वहाँ बैठी है तो वो जो टेबल क्लॉथ है वो भी उसकी मदर का दिया हुआ है। Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. राइटर्स कह रही हैं, सोच रही हैं कि कहीं ना कहीं इस टेबल क्लॉथ पर किनारे पर एक जला हुआ निशान ज़रूर होगा जो कभी भी रिपेयर नहीं हुआ था, कभी उसकी सिलाई नहीं हुई थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप, थैंक यू। जो 15 साल की लड़की हैं जो कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी हैं, वो कहती हैं कि मेरी मम्मी जो हैं वो बहुत जल्दी ही घर वापस आ जाएंगी अभी, और मैंने चाय तैयार करके रखी हुई है, क्या तुम्हें चाय पीनी है। इट मीन्स वो उसको चाय ऑफ़र करती हैं, लेकिन राइटर उसको थैंक यू कहती हैं। आई लुक्ड अप, राइटर बता रही हैं, फिर मैंने उसको ऊपर गर्दन ऊपर करके देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, वो लड़की जो थी 15 साल की वो चाय तैयार कर रही थी, टेबल पर कप रख रही थी टी टेबल पर। शी हैड अ ब्रॉड बैक,
वो उसकी मदर की तरह ही उसका भी ब्रॉड बैक था जैसे उनकी मदर का था। जस्ट लाइक हर मदर शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। उन्होंने चाय निकाली, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने, किसके लिए? राइटर के लिए। फ्रॉम अ वाइट टी पॉट, वाइट टी पॉट में से उन्होंने चाय पोर करी कप के अंदर। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेंबर्ड। राइटर कह रही है मुझे ये याद था कि उस टी पॉट पर गोल्ड बॉर्डर था। तो राइटर उस टी पॉट को देख रही हैं और सब याद कर रही हैं उस चीज़ों को। इट मीन्स ये जो टी पॉट है और जो कप्स हैं वो भी उनकी मदर के दिए हुए थे। शी ओपन द बॉक्स एंड टूक सम स्पून्स आउट। उन्होंने एक बॉक्स खोला और बॉक्स खोलकर उसमें से कुछ स्पून्स निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। राइटर को ऐसा लग रहा था, राइटर ने जब देखा कि वो एक बॉक्स निकाल रही हैं, वो ओपन कर रही हैं बॉक्स को और उसमें से स्पून्स निकाले हैं उन्होंने, तो वो एकदम से कहती हैं कि ये बॉक्स जो है वो बहुत ही अच्छा है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस। उस कमरे में राइटर को ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज़ जो है वो उनको सुनाई दे रही है, गूंज रही है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, उसे उन्हें अजीब अजीब सा लग रहा था, स्ट्रेंज वॉइस सुनाई दे रही थी, जैसे ऐसा लग रहा था मैं नहीं बोल रही कोई और बोल रहा है, उनकी अंदर की आवाज़ बोल रही है। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा लग रहा था जैसे हर साउंड जो है कमरे के अंदर वो डिफरेंट है। ओ यू नो अबाउट दैम, शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। राइटर बताती हैं कि उस लड़की ने मुझसे ये पूछा था कि अच्छा तुम्हें मालूम है इन सब चीज़ों के बारे में, और उसने, लड़की ने एकदम टर्न किया था और टर्न करने के बाद उसने मुझे चाय ऑफ़र की। शी लाफ्ड, माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। राइटर कह रही हैं कि वो लड़की जो थी वो मेरी बातों पर हंस रही थी और फिर वो बताती हैं कि मेरी मम्मी ये बात कहती हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो एंटीक हैं और हमारे पास ये बहुत सारी ऐसे एंटीक पीसेस रखे हुए हैं। और उसने फिर इशारा किया कमरे की तरफ, एक उंगली घुमाकर इशारा करके बताया कि देखो तुम इस कमरे में कितनी सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी एंटीक रखी हुई हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। राइटर कहती हैं कि मुझे उस लड़की के हाथ की तरफ, इशारे की तरफ फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं उन चीज़ों को जानती थी जिन चीज़ों से उसका मतलब था, वो जिन चीज़ों के बारे में मुझे बता रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। राइटर कह रही है मैं तो सिर्फ टी टेबल के ऊपर जो स्टिल लाइफ यानी पेंटिंग्स टंगी हुई थी उन्हीं को देखे जा रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। राइटर बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरी हमेशा इच्छा होती थी, फैंसीड, मैं हमेशा इच्छा करती थी, ये जो प्लेट है प्यूटर प्लेट, प्यूटर प्लेट एक अलॉय होता है उसकी बनी हुई होती हैं और पुराने ज़माने में बहुत यूज़ की जाती थी। और उस प्यूटर प्लेट पर एक पेंटिंग बनी हुई थी एप्पल से, एप्पल की पेंटिंग थी। तो राइटर कहती है जब मैं छोटी थी ना तो जब भी मैं इस प्लेट को यूज़ करती थी, वो जो पेंटिंग होती थी एप्पल्स की उसको खाने का मेरा बहुत मन करता था। मेरा मन करता था कि मैं इनमें से सारे एप्पल्स निकाल के अभी खा जाऊँ, लेकिन वो तो एक पेंटिंग थी, वो खा कैसे सकती थी, लेकिन वो बच्ची थी तब वो ऐसा सोचा करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। वो लड़की जो है 15 साल की, वो कह रही है हम इनको हमेशा यूज़ करते रहते हैं, हर चीज़ के लिए हम इनका यूज़ करते हैं इन बर्तनों का, शी सेड। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि हमने इन 8 ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, ये जो दीवारों पर जो पेंटिंग्स टंगी है हमने इनमें से इन प्लेट्स को यूज़ करके खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, वो कह रही है मेरा मन हो रहा था इसलिए मैंने इसमें खाना खाया था, बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। लेकिन इनके अंदर खाना खाने से ऐसा नहीं लगा मुझे कि कुछ स्पेशल है, सब एक ही जैसा है, चाहे नॉर्मल प्लेट में खाना खाओ चाहे इस प्लेट में खाना खाओ, मेरे लिए तो सब एक जैसा ही है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अब राइटर बता रही हैं कि मुझे अब बर्न मार्क मिल गया था उस टेबल क्लॉथ का, क्योंकि वो उसको ढूंढ रही थी। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। और जो 15 साल की लड़की है वो मुझे बड़ी ही क्वेश्चनिंगली देख रही थी। प्यूटर प्लेट मीन्स प्लेट मेड ऑफ अ ग्रे अलॉय ऑफ टिन। ग्रे अलॉय की होती हैं और टिन की बनी हुई होती हैं, कलर ग्रे होता है और टिन की होती हैं प्यूटर प्लेट्स। अब उसको बर्न मार्क मिल चुका है, उसको वो देख रही थी। Yes, I said,
You got so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. अब राइटर उसको उसका रिप्लाई देती है, कहती है हाँ तुम सही कह रही हो कि इसमें मतलब कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, कोई ये हम इसमें खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ये बहुत अलग से टेस्ट लगता होगा खाने का। उसका वो रिप्लाई देती है, कहती है हाँ लेकिन हमारे घर में जब वो चीज़ें आ जाती हैं ना, ये इतनी इतनी चीज़ें जब हमारे घर के अंदर होती हैं, हमारे हाउस में होती हैं, हम उनको छूते हैं लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, जब हमारे घर के अंदर होती हैं वो चीज़ें। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, तुम उसको तभी नोटिस करते हो जब वो कोई चीज़ तुम्हारी गायब दिखाई देगी। जैसे कि राइटर को लगा था जब मिसेस डॉर्लिंग को मदर ने उसके सामान दिया था तो उसको लगता था कि कोई चीज़ मिसिंग है। इसी तरीके से राइटर इसको भी समझा रही है कि तुम तभी उसको नोटिस करते हो जब कोई चीज़ मिसिंग होती है, क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि उसको या तो हम रिपेयर करने के लिए डाल देते हैं या फिर हम उसको किसी को दे देते हैं। यू हैव लैंड इट फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल के तौर पर ये बात बताती है उसको, जब कोई चीज़ घर से गायब होती है या फिर हमें ऐसा लगता है हमने किसी को रिपेयर करने के लिए दिया है दुकान पे, या हमने किसी के घर में कोई चीज़ भेजी थी और हमने उसको दे रखी है वो चीज़, तब हमें लगता है कि अरे हमारी वो चीज़ कहाँ गई, वो दिखाई नहीं दे रही है। इट मीन्स राइटर ये बता रही है कि जब तक हमारे पास वो चीज़ होती है हम उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं होती है, लेकिन बाद में हमें नोटिस करना पड़ता है कि हमारी ये इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ चली गई। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, उसको दोबारा से अननेचुरल साउंड अंदर से सुनाई दिया। एंड आई वेंट ऑन, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। ये बातें एक्चुअली वो राइटर जो है वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को बता रही है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रही है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो निकलती चली जा रही है, अपने आप ही वो जो इच्छा है उसकी बाहर निकलती चली जा रही है बोलने की। इसलिए वो कह रही है अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, मुझे दोबारा से अननेचुरल साउंड सुनाई दिया, अंतर की आत्मा जो बोलती है। फिर मैं फिर बोलने लग गई, आई वेंट ऑन, और फिर मैंने कहा आई रिमेंबर माई मदर, मुझे याद है मेरी मम्मी जो है वो एक बार मुझसे उन्होंने कहा था क्या तुम मेरी मदद करोगी इन सिल्वर की जो बर्तन हैं इनको पॉलिश करने में, सिल्वर की चीज़ें हैं उनको पॉलिश करने में क्या तुम मेरी मदद करोगी। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, राइटर कहती हैं और उस टाइम पर जब मैं अपने घर आई हुई थी तो शायद या तो मैं बोर हो रही थी और शायद आई हैड टू स्टे एट होम, हो सकता है कि मैं घर पर रुकी हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और इससे पहले मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, राइटर कह रही है मैंने अपनी मदर से पूछा था कि किन सिल्वर की आप बात कर रही हैं मम्मी, आपका क्या मतलब है। शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, मम्मी बड़ी सरप्राइज हो गई थी और उन्होंने कहा था अरे ये सारे जो बर्तन हैं जो कटलरी है, स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, नाइफ्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ। ये सब किसके बने हुए हैं, ये सिल्वर के बने हुए थे। तो वो उसको कहती हैं कि तुम सिल्वर के हमारे बर्तन धोने में मदद करो, पॉलिश करने में मदद करना। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी, मुझे उस दिन बहुत अजीब सा लगा था। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, कि मैं वो ये चीज़ नहीं जानती थी कि वो कटलरी जिसमें हम रोज़ खाना खाते थे वो चांदी की थी, यानी कितनी प्रीशियस थिंग है वो। और फिर भी हमने ये सारी चीज़ें किसको दे दी, मिसेस डॉर्लिंग को दे दी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की जो थी 15 साल की वो उसकी बातों को सुनकर हंसने लग गई। आई बेट यू डोंट नो इट, आई डोंट नो इट इज़ ईदर, राइटर कह रही है कि मैं तुम्हें शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि तुम भी इसके बारे में नहीं जानती होगी कि ये सिल्वर के हैं। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, वॉट वी ईट विद शी आस्क्ड, राइटर कह रही है मैं उसको बड़ी इंटेंटली देख रही थी, बड़े ध्यान से उसको देख रही थी, इंटेंटली मीन्स केयरफुली देख रही थी। वॉट वी ईट विद शी आस्क्ड, फिर उसने मुझसे पूछा था 15 साल की लड़की ने, अच्छा जिसमें हम खाना खाते हैं तुम उनकी बात कर रही हो। वेल डू यू नो,
फिर राइटर ने कहा था, हाँ क्या तुम जानती हो कि ये सब चांदी के हैं? शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचा गई क्योंकि उसको ये बात नहीं पता थी कि ये सिल्वर के बने हुए हैं स्पून्स। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ डोर, अब वो जानना चाहती थी, देखना चाहती थी कि ये सिल्वर के हैं कि नहीं है, इसलिए वो गई साइड बोर्ड की तरफ। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, वो इधर साइड बोर्ड की तरफ जाती है और वो ड्रॉवर को ओपन करना चाहती है। आई विल लुक, मैं देखूंगी इनको, इट इज़ इन हेयर, ये यहीं पर रखे हुए हैं। ये कौन कहती है? मिसेस डार्लिंग की बेटी कहती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये सिल्वर के हैं क्या। आई जम्प्ड अप, इतने में राइटर जो थी वो एकदम कुर्सी से खड़ी हो गई और वो कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। और वो 15 साल की लड़की जो मिसेस डार्लिंग की बेटी है, उसका हाथ जो था वो ड्रॉवर पर ही था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, और ये जब उसका हाथ उस पर रखा हुआ था ड्रॉवर पर, उस टाइम पर उसने उसको कहा भी, क्या तुम रुकना नहीं चाहोगी? मेरी मम्मी बस आती ही होंगी, तुम रुको। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉकड टू द डोर, और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, लड़की ने ये जो ड्रॉवर थी वो खोल कर रखी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मतलब ये ड्रॉवर खोली और वो ये भी कह रही थी कि तुम रुकोगी नहीं, मम्मी आने वाली है। तो वो कहती है, नहीं मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी, मुझे जाना चाहिए, ट्रेन नहीं तो निकल जाएगी। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं नीचे की तरफ गई पैसेज में, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिंगलिंग हो रही थी स्पून्स और फॉक्स की, जो कि वो लड़की ड्रॉवर में से निकाल रही थी, छू कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था उस जिंगलिंग, यहाँ जिंगलिंग वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे ये जो चम्मच है वो उसको आवाज़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, इसलिए वो ये बात कहती है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, कह रही है मैं जब कॉर्नर पे गई, रोड के कॉर्नर पे गई, तो मैंने वहाँ पर नेम प्लेट देखी जहाँ पर मार्कोनी स्ट्रीट लिखा था। तो सड़क का नाम उसको दिख गया था कि ये मार्कोनी स्ट्रीट ही है। इट सैड आई हैड बीन एट नंबर 46, वो कह रही है मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आई थी, नंबर 46 ही था वो, मिसेस डार्लिंग का घर था। द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, वो कहती है लेकिन हाँ अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा याद करूँ, क्योंकि उन चीज़ों से अब उसका कोई मतलब नहीं था जहाँ पर उसकी मदर नहीं थी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. अब राइटर यहाँ बता रही हैं कि मैंने फिर कभी नहीं चाहा कि मैं वहाँ जाऊँ। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं नहीं जाऊँगी कभी भी यहाँ पर, वापस नहीं आऊँगी यहाँ। बिकॉज क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें थीं जो कि मुझसे जुड़ी हुई थी, मेरी यादों से जुड़ी हुई थी, जो कि फैमिलियर थी कभी मेरी ज़िंदगी में, फैमिलियर लाइफ थी उन पुराने टाइम पर, फॉर्मर टाइम्स पर, फॉर्मर मीन्स ओल्ड टाइम्स में, आज उनकी जो वैल्यू थी वो लूज़ कर गए हैं। वो क्यों लूज़ कर जाते हैं? क्योंकि जब वो चीज़ें हमसे अलग हो जाती हैं, सिवियर्ड हो जाती हैं, सिवियर्ड मीन्स अलग कर दी जाती हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी से अलग होती चली जाती हैं। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, फिर वो चीज़ें तुम्हें दोबारा स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में ही दिखती हैं। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, वो कह रही है फिर मुझे करना भी क्या चाहिए था, क्योंकि मेरा तो एक छोटा सा कमरा था, मैं तो एक स्मॉल रेंटेड रूम में रह रही थी। वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़, फिर राइटर कह रही है मैं तो ऐसे कमरे में रह रही थी जहाँ पर इस तरीके के ब्लैक आउट पेपर्स श्रेड्स मीन्स टुकड़े, स्मॉल पार्ट्स, इस तरीके के टुकड़े जो हैं वो विंडोज़ पर लगे हुए हैं, ब्लैकआउट पेपर अभी भी लगे हुए हैं विंडोज़ पे। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉवर, और मेरा जो कमरा है उसमें ये कटलरी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उस कमरे में वो फिट नहीं हो पाएगी। वो जो टेबल है वो नैरो टेबल ड्रॉवर है, यानी छोटी सी वो आ सकती है बस उसमें एक ड्रॉवर, बाकी ज़्यादा बड़ी ड्रॉवर तो आ भी नहीं सकती है। इसलिए कह रही है वो कि मैं इन सब चीज़ों का अब करती भी क्या, मेरा छोटा सा कमरा है और उसमें काले कलर के वो लगे हुए हैं विंडोज़ पर, शेड्स लगे हुए हैं ब्लैकआउट, ऐसे इस तरीके के प्लास्टिक्स के होते हैं, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, फिर उसने निश्चय कर लिया था कि वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड, वो सारी चीज़ों को वो भूल जाएगी जो उसकी थी। टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और इनको भूल जाना ही
ये सबसे ईजी चीज़ होगी उसके लिए। और इस तरीके से राइटर जो थी वो हमेशा के लिए उस एड्रेस से दूर हो गई और वो फिर कभी उस जगह पर नहीं गई। ये इसकी रियल स्टोरी है एड्रेस की, ये राइटर की। द एड्रेस जो है वो इनका रियल मतलब इनकी ज़िंदगी में हुआ है ऐसा वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। So here I have completed the chapter. I hope you understood this chapter. Thank you.